हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद साजिद है और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो ये कि ब्लड शुगर टेस्ट। अगर किसी मरीज को शुगर हो जाता है तो आम तौर पर या तो खाली पेट की जांच करा के देख लेते हैं या खाना खाने के 2 घंटे के बाद की जांच करा के देख लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो देखिए, आज चलते हैं। हम ब्लड शुगर की जांच तो कराते ही हैं फास्टिंग की, और खाना खाने के 2 घंटे बाद की जांच यानी पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं। मगर एक रैंडम ब्लड शुगर भी होता है जिसको हम कभी भी करा सकते हैं। ठीक। और एक होता है HbA1c। इसमें हमें 2 या 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर की जांच पता चलती है, यानी कि 2 या 3 महीने के अंतराल में पिछले 2-3 महीने में हमारा ब्लड शुगर कितना चला है, उसका एवरेज कितना है, उसकी जानकारी मिलती है। एक होता है OGTT, यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, बस सिर्फ उन्हीं में कराया जाता है। तो उनमें कुछ एक बीमारी है जो प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ जाने की प्रॉब्लम आती है, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। तो उसमें OGTT टेस्ट कराया जाता है, पर उसको कराने के लिए हम एनहाइड्रस ग्लूकोज देते हैं या फिर मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज देते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी करेंगे। अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करें, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर कब बोला जाता है? लगभग 7 से 8 घंटे बिना कुछ खाए, यानी फास्टिंग हो, बिना कुछ खाए 7 से 8 घंटे की फास्टिंग हो, तब अगर ब्लड शुगर आपका आता है 70 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये नॉर्मल है। मगर एक बात का ध्यान रखें, 7 से 8 घंटे आप फास्टिंग हो। अमूमन क्या करते हैं कि 7 से 8 घंटे फास्टिंग तो आदमी ऐसे रह नहीं पाता, तो रात भर सोने के बाद में जब सुबह उठता है तो सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर तो हम ये जांच करा लेते हैं। अगर हम पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर की बात करें, यानी कि PPBS की बात की जाए, तो हम ये देखते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जब हमने खाना खत्म किया, यानी कि अगर हमने दोपहर में 12 बजे खाना खत्म कर दिया, तो अब हम 2 बजे अपनी जांच करा सकते हैं। अब इस जांच में खाना कितना खाना है और खाना कौन सा खाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खाना जो आप नॉर्मली डेली खाना खा रहे हैं, यानी कि उसमें ऐसा ना हो कि आपने रसगुल्ले खा लिए, ज़्यादा मीठा खा लिया, या फिर ऐसा ना हो कि हाँ जी ऐसा खा लिया कि जिसमें बिल्कुल ग्लूकोज ना हो। तो नॉर्मल खाना जो आप खाना खाते हैं वो खाना खाइए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप ये जांच कराइए। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती है, नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें बस सिर्फ बात ध्यान देने की ये है कि PPBS में 2 घंटे बाद में, खाना खाने के 2 घंटे बाद में, और खाना कौन सा खाना है जो नॉर्मली आप खाना खाते हैं वो खाना खा सकते हैं। ज़्यादा शुगर वाला ना हो, यानी रसगुल्ले ना हो, या ऐसा कोई खाना ना हो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो ही ना। ठीक है। तो अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। अब हम आ जाते हैं, जब हम तीसरे नंबर को देखते हैं तो अब देखते हैं रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर में क्या होता है? रैंडम मतलब कभी भी, कभी भी जांच कर सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, जिन मरीजों को इमरजेंसी है, या हम ये कह सकते हैं कि उनको पहले से ही ब्लड शुगर है, तो उनकी जांच करा के देखते हैं। इसमें होता यह है कि जब मरीज ने खाना खाया और खाना खाने के कितने ही देर बाद में, यहाँ 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 मतलब कहीं पे भी हम इसकी जांच करके देख सकते हैं। पर एक बात हम याद रखें कि जब हम एक खाना खाते हैं और एक खाना खाने के बाद जब दूसरा खाना खाते हैं, तो यहाँ पे जो ब्लड शुगर होगा हमारा वो सबसे ज्यादा होगा। ऐसे कम होता 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 दूसरे खाने तक, और फिर दूसरा खाना खाने के बाद में हमारा बढ़ जाएगा। पर अगर हमने रैंडम ब्लड शुगर यहाँ की तो कुछ और रीडिंग आएगी, यहाँ की तो कुछ और रीडिंग आएगी, और यहाँ जब हमने की तो कुछ और रीडिंग आएगी। मगर अगर रैंडम ब्लड शुगर हमारी 200 से ज्यादा हो जाए, 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए, तो हम ये समझ लेते हैं कि
पक्का इसको शुगर है। और अगर ये कम रह जाती है तो तब हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ जी इसको शुगर है कि नहीं, क्योंकि ये रैंडम ब्लड शुगर है। रैंडम ब्लड शुगर हम उसी सिनेरियो में करते हैं, उसी कंडीशन में करते हैं जब हमें कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, जब हमें कोई दिखता है, क्योंकि इससे पता नहीं चल पाएगा कि मरीज को हमारे शुगर है कि नहीं है। दोबारा से है, अगर हम HbA1c की बात करें, HbA1c की बात करें तो इसको हम कभी कभार हीमोग्लोबिन A1c भी बोला जाता है। ए फॉर एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन जो एडल्ट में है, 1c भी बोला जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें 2 या 3 महीनों में, पिछले 2 या 3 महीने में जो हमारी ब्लड शुगर चल रही थी उसकी जो एवरेज जो है उसको हम देखते हैं कि कितना चल रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि या तो 5.5 से ज्यादा हो तो ठीक है, पर कभी कभी 6, और कभी कहीं कहीं किसी रिपोर्ट में 6.5 से कम को नॉर्मल माना जाता है, ये नॉर्मल माना जाता है। यानी कि A1C जो हमने देखा जाता है HbA1c, इसको हीमोग्लोबिन A1c भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि 2 या 3 महीनों के एवरेज ब्लड शुगर जो होती है उसमें ये देखते हैं कि इसका नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 5.5 से लेके 6 या 6.5 तक, किसी किसी रिपोर्ट में 6.5, नहीं तो अमूमन 6 तक नॉर्मल मानी जाती है। इसमें एक बात ध्यान देने की है, इसमें खाने का कोई लेना देना नहीं होता, ये आप कभी भी करा सकते हैं। ये रैंडम के जैसी ही होती है, रैंडम टाइम पे की जा सकती है, मगर इसमें ये रहता है कि ये कंफर्मेटिव जांच होती है। तो अब हम अपने लास्ट पड़ाव पे हैं जिसमें हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है। असल में क्या होता है कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें बहुत सारी वजहों से एक शुगर की प्रॉब्लम होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। उस खतरे को पहले से ही जांचने के लिए या हो गया है तो पता करने के लिए एक टेस्ट होता है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में किया जाता है, उसको बोलते हैं OGTT। पर इसके करने का जो तरीका है वो क्या है कि मान लीजिए किसी को, हमें ये शक होता है कि इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटिक हो गई है, हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटिक मान के चलिए। तो अब इसको हमें टेस्ट करना है, तो इसमें टेस्ट करने में क्या होता है, अगर किसी को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज होने का हमें खतरा लगता है तो हम उसको OGTT टेस्ट कराते हैं। इसमें करते क्या है कि इसमें भी 7 से 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है, ध्यान दें। यानी कि इसमें OGTT कराने में हमें 7 से 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। एक चीज तो ये ब्लड सैंपल से किया जाता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि इसमें हम एक ग्लूकोज पिलाते हैं मरीज को। इसमें जैसे पीपी में कोई सा भी खाना खा के आ जाए, इसमें ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें 2 तरीके के ग्लूकोज होते हैं, पैकेट में आते हैं, पानी में घोल के उसको पिलाया जाता है। लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर उसको सबको पीना होता है, और फिर उसके बाद में उसकी जांच करते हैं। वो जो टेस्ट आता है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मरीज को OGTT पॉजिटिव है कि नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं, हम ग्लूकोज पिलाते हैं या खिलाते हैं, उसमें 2 तरीके के ग्लूकोज होते हैं। एक तो एनहाइड्रस ग्लूकोज होता है, दूसरा होता है मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज। पहले वाले में एनहाइड्रस जो ग्लूकोज होता है उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज होता है, इसमें पानी नहीं मिला होता, इसको सूखा ही खिलाया जाता है। और मोनोहाइड्रेट में थोड़ा पानी मिला के उसको 5 मिनट के अंदर अंदर पिलाना होता है। दोनों का एक्शन सेम होता है, ठीक है।
पर इसमें जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आप रैंडमली कुछ और चीज़ नहीं खा सकते हैं। ना ग्लूकोज़ का पैकेट खा सकते हैं, अगर आप जैसे कि पार्ले जी खा लीजिए या कोई और खा लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। या कोई और खाना जैसे रोटी खा ली, जैसे दूसरे वाले टेस्टों में हम देखते हैं कि पीपी जब हम कराते हैं तो उसमें कोई सा भी खाना खा के हम जो रैंडमली खाना खाते हैं नॉर्मली, वो खाना खा लेते हैं। पर उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि उसमें शर्त ये रहती है कि ऐसा खाना ना खाया जाए जिसमें शुगर ज़्यादा हो, जैसे रसगुल्ला हो। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 7 से 8 घंटे भूखा रहना है। दूसरा दूसरा तरीका यह है कि इनमें से एक ग्लूकोज़ लेना है। इसमें 75 ग्राम आता है, इसमें 82.8 ग्राम आता है, पर रिजल्ट दोनों का एक ही रहता है। ठीक है? और 7 से 8 घंटे भूखा रहना है, ग्लूकोज़ लेना है और उसके बाद में इसकी जाँच कराते हैं। ठीक है? अब हमने देखा कि टेस्ट कराने के लिए शुगर का जब हमने टेस्ट कराया तो उसमें देखा कि कौन-कौन से टेस्ट हमने कराए और उन सारे टेस्टों की सही तरीका क्या था, सही टाइमिंग क्या थी। अगर ये सारी चीज़ें सही रही, तो आपके रिज़ल्ट अच्छे आएँगे, उस रिज़ल्ट का कोई मतलब होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? शुक्रिया।